हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। हमने ये पढ़ा था कि V इज़ इक्वल टू आई आर, और फिर हमने वहाँ से ये डिफ़ाइन किया था कि R इज़ इक्वल टू V अपॉन आई, जहाँ पे V क्या है, V वोल्टेज है और I क्या है, करंट, और R क्या है, रेजिस्टेंस। अब जो रेजिस्टेंस है, मैंने ये कहा था कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो हमने R के लिए एक और फॉर्मूला निकाला था जो था रो एल अपॉन ए। यहाँ पे रो क्या था, रो था रेजिस्टिविटी, एल क्या था, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ए क्या था, ए था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस क्या आया, वोल्टेज अपॉन करंट, और रो एल अपॉन ए, तो ये मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, रेजिस्टेंस को मैंने ये नाम दिया था कि जब भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगा तो करंट को रोकने वाला या ऑब्स्ट्रक्ट करने वाला जो चीज़ है उसे हम क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस कह रहे हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि कंडक्टर किससे मिलके बना होता है, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से। उसके अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो मूवमेंट किसका होता है, मूवमेंट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। जब वो फ्लो करेंगे तो आपस में कोलिजन होगा। उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो हमें क्या गिवन है, हमें लेंथ गिवन है, हाउ मच, वो है 1 मीटर। हमें रेजिस्टेंस कितना गिवन है, रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 26 ओम, और टेम्परेचर, तो टेम्परेचर से वैसे कोई मतलब है नहीं यहाँ पे अभी, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ये। इफ द डायमीटर ऑफ वायर, तो डायमीटर दिया हुआ है 0.3, इसका मतलब रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा, तो 0.3 डिवाइडेड बाई 2। हमें इस फॉर्मूले के लिए और क्या चाहिए, हमें रो आर दिया है, एल दिया है, एरिया हम निकाल सकते हैं अगर हमें रेडियस पता है। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई 0.3/2 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू 0.3 का स्क्वायर। अब हमारे पास आर है, एल है और ए है, हमें क्या निकालना है, रो। तो पहले ये फॉर्मूला लिख लिया हमने, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ से रो की वैल्यू क्या आएगी, आर ए बाई एल, वैल्यू पुट कर दीजिए। R की वैल्यू हो गई 26, एरिया की वैल्यू कितनी, पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 इंटू 0.3 का स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा, एल की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी रेजिस्टिविटी की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 26 इंटू 3.14 इंटू 0.09 डिवाइडेड बाई 4, जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम रेजिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को पहले एक बार देख लीजिए और फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर सॉल्व हो जाता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमने देख लिया एक, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कल आपको जो फॉर्मूला बताया था उसमें मैंने ये कहा था कि R इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी जो है वो हर मटेरियल की अलग अलग होती है। मैंने आपको ये कहा था कि इफ मटेरियल इज डिफरेंट देन रेजिस्टिविटी विल आल्सो बी डिफरेंट, बट
इफ मटेरियल इज सेम देन रजिस्टिविटी विल रिमेन सेम इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर में हम कोई चेंज नहीं कर रहे तो रजिस्टिविटी उतनी ही बनी रहेगी। तो ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। वो कह रहा है ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो इनिशियली जो लेंथ है वो हमें क्या दी हुई है L, और एरिया हमें क्या दिया हुआ है A। तो अकॉर्डिंग टू दिस रजिस्टिविटी जो है क्रॉस सेक्शन A हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। तो रेजिस्टेंस होना क्या चाहिए था, रेजिस्टेंस होना चाहिए था रो L अपॉन A, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 4 ओम। अब बात कर लेते हैं दूसरे केस की। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ एनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। ध्यान से सुनिए, क्या कहा उसने, सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब मैंने अभी क्या समझाया आपको कि इफ मटेरियल इज सेम देन रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। लेकिन रेजिस्टिविटी तो सेम है, लेकिन लेंथ और एरिया क्या हो गए, चेंज। तो अब जो रेजिस्टेंस आएगा वो उसको कह देंगे हम R डैश। R डैश के लिए रो तो सेम रहेगा, L की जगह क्या आएगा L/2, और एरिया की जगह क्या आएगा 2A। तो ये हो जाएगा, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा रो L अपॉन A। तो ये होगा R डैश। अब यहां से देखो रो L अपॉन A की वैल्यू कितनी नजर आ रही है आपको 4 ओम। अब रो L अपॉन A की वैल्यू 4 ओम है, तो इससे यहां वैल्यू पुट कर दो। तो R डैश की वैल्यू क्या आ गई 1/4 × 4, सो आंसर विल बी 1 ओम। तो ये हो जाएगा आंसर कि अगर हम उसी वायर का रेजिस्टेंस बनाए जिसकी लेंथ आधी है और एरिया डबल है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 ओम। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसको अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, आपको क्लियरली समझ में आएगा, और फिर इसको नोट करिए, खुद से सॉल्व करिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है वो आप सॉल्व करेंगे, और उसमें देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। तो देखिए हमने कंडक्टर की रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, रो L अपॉन A। तो आपको दिख रहा है किस किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करेगा, और वो किस मटेरियल से बना हुआ है इस बात पे भी उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस जो है वो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया एंड किस मटेरियल से वो बना हुआ है। दूसरा क्वेश्चन उसमें ये दिया हुआ है कि अगर हम एक थिक वायर ले लें और एक थिन वायर ले लें और दोनों से करंट फ्लो कराएं और दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम लगाएं, तो किसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा। ठीक है, तो वो कह रहा है, हमने क्या करा, एक तो थिक वायर ले लिया, ठीक है, और वोल्टेज लगाया सेम, और एक थिन वायर ले लिया, यहाँ भी सेम लगाया। तो यहाँ I1 और यहाँ I2, ये R1 और ये R2। तो देखो सेम लेंथ है दोनों की, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है, तो लेंथ सेम है, सेम जो है मटेरियल का बना हुआ है, तो एरिया जिसका ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट कैसा फ्लो करेगा, ज़्यादा। क्यों, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है IR, तो I इक्वल टू क्या होगा V/R। R जिसका कम होगा I उसका ज़्यादा, तो इसका R कम है, इसीलिए I1 जो है वो I2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिक हीटर और टोस्टर होते हैं तो उनकी जो कॉइल हम बनाते हैं वो थिक वायर और कह सकते हैं प्योर मेटल की जगह अलॉय की क्यों बनाते हैं। देखिए उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो उसमें हीट डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा, और हीट ज़्यादा जनरेट होगी तो उसके मेल्ट होने के चांसेस होंगे, इसीलिए प्योर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तो वो जल्दी पिघल सकता है, इसीलिए उसको हम अलॉय का बनाते हैं। किसका बनाते हैं, अलॉय। अलॉय होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स, जहाँ पे हम धातु मेटल्स को मिक्स कर देते हैं तो उससे बनता है अलॉय। तो अलॉय की ये प्रॉपर्टी है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने से उसको हम हाई
टेम्परेचर तक यूज़ कर सकते हैं, मतलब टेम्परेचर हीट ज़्यादा जनरेट होगी तो भी वो यूज़ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए हमने एक रेजिस्टेंस देख लिया, अब हम सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस देख रहे हैं। सिस्टम का मतलब एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस को हम जोड़ेंगे, तो इसे हम ग्रुपिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग कह दो, सिस्टम कह दो। तो ग्रुपिंग दो तरीके की हम मेनली करते हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। एक बार हम जो है रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे इन सीरीज सिस्टम, इन सीरीज सिस्टम, और एक बार जोड़ेंगे इन पैरेलल सिस्टम। सीरीज सिस्टम में क्या होगा? देखो रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो इस तरीके का होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। तो हमने एक रेजिस्टेंस लिया, इसको कह दिया हमने R1। एक रेजिस्टेंस के एक एंड से हमने दूसरे रेजिस्टेंस का एक एंड जोड़ दिया। इसी तरह हमने तीसरे रेजिस्टेंस का एक एंड जोड़ दिया, और इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया? सेल से या बैटरी से, इस तरह से। अब सेल से कनेक्ट कर दिया तो इसमें क्या जाएगा? करंट। ये R1 से होता हुआ R2 से होता हुआ, और फिर ये वापस आ जाएगा। तो ये सर्किट इस तरह से क्लोज रहेगा और ये यहाँ तक करंट फ्लो करता रहेगा। और जो सेल है, अच्छा एक चीज़ और, क्या बिना सेल के करंट फ्लो हो सकता है? नहीं। जैसे आपने दीवार घड़ी देखी है, वॉच, हैंड वॉच या क्लॉक जो अगर आपने देखी हो, तो उसमें अगर सेल निकाल लें तो बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हमने सेल निकाल लिया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो करंट जा सकता था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पाएगा, और जब नहीं जा पाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा? वो सर्किट स्टॉप, मतलब वो सर्किट कट ऑफ हो गया, बंद हो गया। ठीक है, तो इसीलिए बिना सेल के फ्लो नहीं होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर इसमें करंट I फ्लो कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल कितना हुआ? V1 इज इक्वल टू होगा IR1। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? V2 इज इक्वल टू IR2। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? V3 इज इक्वल टू IR3। और इन तीनों का सम, इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंस का सम इसके बराबर होना चाहिए। तो बराबर के लिए हम क्या कंडीशन पुट कर देंगे? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आएगा IR, इन तीनों की जगह अगर हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो IR, IR1, IR2, IR3, I सबसे कट जाएगा, तो R इक्वलेंट क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये तीनों रेजिस्टेंस क्या होंगे? सीरीज में। तो इस तरह से ये सीरीज में जुड़ गए। देखो इसका एक फिजिकल एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ। मान लो यहाँ पे ये पापा, ठीक है, और यहाँ पे ये मम्मी, ठीक, इनके 3 बच्चे हैं, 1 2 3। इसने इसका हाथ पकड़ा, इसने इसको हाथ पकड़ाया, इस तरह जो है ये आपस में। तो हम क्या कहेंगे? ये तीनों बच्चे कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। कैसे कनेक्ट है? सीरीज में। और मम्मी और पापा इनके लिए क्या काम करेंगे? सेल का। किसका काम करेंगे? सेल का। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, और ये तीनों बच्चे हो गए रेजिस्टेंस। तो ये इस तरह से कनेक्ट है, याद रखिएगा। गॉट इट और नॉट? समझ में आ गई आप सबको ये बात?
इसी तरह अगला सिस्टम है पैरेलल। देखो जब एक एंड से दूसरा और फिर दूसरे के एंड से किसी तीसरे का एंड जोड़ते हैं तो इस सिस्टम को हम सीरीज में कह रहे थे। अगर हमें पैरेलल सिस्टम देखना है तो पैरेलल सिस्टम में क्या होगा, तीनों के एंड एक जगह पे कनेक्ट होंगे, तीनों एक पॉजिटिव पे और तीनों एक नेगेटिव पे कनेक्ट होंगे। उसे हम कहेंगे कि वो सिस्टम जो है वो पैरेलल सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, पैरेलल। अब अगर ये V है तो यहाँ से I गया तो यहाँ क्या गया, I1। अगर ये R1 है तो यहाँ क्या जाएगा, I2, और यहाँ जाएगा I3। तो इस पे अगर हम देखें तो इस पे अगर हम लॉ लगाएं, आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हर एक का एंड इसके साथ कनेक्ट है, तो बैटरी के अक्रॉस जो कनेक्शन है इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V रहेगा, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V रहेगा, इसके अक्रॉस भी V रहेगा, क्योंकि ये तीनों तो पॉजिटिव से कनेक्ट है और ये तीनों नेगेटिव से हैं। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू होगी V अपॉन R1। देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना V, रेजिस्टेंस कितना R, तो हमने ओम्स लॉ पढ़ा था V इज इक्वल टू IR, तो I कितना V अपॉन R, तो I1 कितना V अपॉन R1। इसी तरह I2 की वैल्यू क्या आएगी, V अपॉन R2, इसी तरह V अपॉन R3। अब इसको कह दिया इक्वेशन 1 2 3 ये 4, इन चारों से हम क्या लिख सकते हैं, अगर इन तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगा देते तो वो आ जाता V अपॉन R इक्वलेंट V बाई R1, इसमें रख रहे हैं हम वैल्यू V बाई R2 V बाई R3, ये आता I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्वलेंट। ये सब जगह से कट गया, तो 1 अपॉन R इक्वलेंट किसके बराबर आया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, अगर 3 की जगह सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस होते तो इसका फॉर्मूला क्या बनता, तो फॉर्मूला बन जाता R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और अगर दोनों सेम होते तो R इक्वलेंट कितना आता, R प्लस R कितना आ जाता 2R, तब R इक्वलेंट की वैल्यू होती 2R व्हेन रेजिस्टेंसेस आर सेम। तो इसको नोट करके इसमें लिखेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे अगर 2 रेजिस्टेंस होते तो क्या आता, 1 बाई R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम ले लोगे तो R1 R2 R1 प्लस R2, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हो गया आपका मास्टर फार्मूला अगर 2 रेजिस्टेंस जोड़ने हैं। अच्छा, अगर दोनों सेम होते तो ठीक है, तो क्या आता R स्क्वायर अपॉन 2R, तो आंसर आ जाता अगर दोनों सेम होते R बाई 2। तो एक चीज़ आप और नोटिस कर लीजिए यहाँ पे, अगर हमने सीरीज में जोड़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, 2R हो गया। ठीक है, तो सीरीज में जोड़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और पैरेलल में जोड़ने से रेजिस्टेंस घटता है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो आपको समझ आ गया, इसको नोट करिए, रिवाइज करिए। कोई डाउट है तो कमेंट में मेरे को आप डाउट पूछ सकते हैं, नीचे जो नंबर दिए हैं उन पे व्हाट्सएप करके डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।